हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? तो यहाँ पर हम जो DSSB-TGT है, उस नेचुरल साइंस है, उसकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी में हमने ग्लैंड वाला चैप्टर किया था, तो आज हम फिज़िक्स का चैप्टर उठाएंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 2018 का DSSB का पेपर उठा के देखते हो तो इस लाइट चैप्टर से 4 क्वेश्चन कम से कम पूछे गए थे, जिसमें 3 क्वेश्चन तो आपके क्लास 10th और 9th में जो चैप्टर है उससे बने थे, न्यूमेरिकल से, और एक जो क्वेश्चन है इसका क्लास 11th और 12th में जो लाइट वाला चैप्टर है वेव ऑप्टिक के नाम से, उसमें से बना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करेंगे। तो चैप्टर है हमारा जो लाइट, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने बीच में डाल भी रखे हैं। तो सबसे पहले एक शॉर्ट ब्रेक है लाइट के बारे में। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो लाइट होती है ये क्या होती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि इसके दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। ठीक है, जो वेव नेचर होता है लाइट का, ये सिर्फ डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और लाइट के पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर पाया था। बट जो पार्टिकल नेचर है वो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, या फिर जब कोई भी ऑब्जेक्ट होती है उसकी जो शैडो कास्ट होती है वो कैसे होती है, तो ये पार्टिकल नेचर जो था लाइट का वो एक्सप्लेन कर पाया था। ठीक है, तो ये है जो चीज़ें पूछी जाती है जो बच्चों को पता नहीं होता। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में कि आखिर में रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो रिफ्लेक्शन होता है कि जब लाइट होती है जिस मीडियम से आती है, जहाँ से आती है, जब ऑब्जेक्ट की सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन। अगर हम बात करें, हमारे पास में दो टाइप की सरफेस होती है, एक होती है रफ सरफेस और एक होती है स्मूथ सरफेस। रफ सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो इससे जो रिफ्लेक्शन होता है वो सभी डायरेक्शन में होता है। जैसे अगर हम एक रूम की बात करते हैं तो आपको पता है कि रूम में हम रखी हुई सभी चीज़ों को देख पाते हैं, क्योंकि हमारे रूम में क्या होता है, रफ सरफेस होने की वजह से वहाँ पे डायरेक्शन सभी डायरेक्शन में होता है रिफ्लेक्शन। उसके बाद स्मूथ सरफेस की बात करते हैं तो स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है वो केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। अगर हम बात करें कि लाइट का जो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है, जो मोस्ट रिफ्लेक्टर है, वो कौन माना जाता है, सिल्वर माना जाता है। इसलिए हम जितने भी मिरर होते हैं, जैसे ड्रेसिंग के अंदर जो मिरर होता है, तो हम जब उसके बैक साइड देखते हैं तो क्या होता है, पॉलिशिंग होती है सिल्वर कलर की, क्योंकि सिल्वर जो होता है ये सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो लॉ क्या कहती है रिफ्लेक्शन की, जो इंसाइडेंट रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है, और जो नॉर्मल होता है वो सेम फेज में लाई करते हैं। जैसे मैंने बोला ये एक मिरर है, ठीक है, यहाँ से एक लाइट आई, ठीक है, तो जब इससे इस मिरर की सरफेस से रिफ्लेक्ट हुई तो उसी मीडियम में चली गई, तो ये होती है इंसाइडेंट रे, ये होती है रिफ्लेक्टेड रे, और ये होता है इसका नॉर्मल। तो आप देख पा रहे हो ये तीनों ही चीज़ें क्या होती हैं, सेम प्लेन में लाई करती है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये आपको पॉइंट बिल्कुल याद रखना है, ये DSSB के अंदर पूछा गया है कि जब भी कोई एक रे ऑफ लाइट होती है, जैसे मान लो ये मेरे पास में एक मिरर की सरफेस है और इस पर कोई भी एक लाइट की रे है, जब वो परपेंडिकुलर यानी नॉर्मली इस सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है तो क्या होता है, तो जब भी कोई लाइट, आपको याद रखना है, जब भी कोई लाइट 90 डिग्री के एंगल से सरफेस पर टकराती है तो ये वापस उसी पाथ को रिट्रेस कर जाती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है एंगल ऑफ इंसाइडेंस 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमें पता है लॉ ऑफ सेकंड रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दैट मीन्स जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी क्या होगा, 90 डिग्री, यानी जिस पाथ से आ रही है उसी पाथ को ये रिट्रेस करके वापस वो क्या करेगी, रिफ्लेक्शन कर जाएगी। तो ये हाईलाइटेड पॉइंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है, ये कह रहा है प्लेन मिरर है वो क्या होता है। प्लेन मिरर क्या होता है, बेसिकली जो हम सेविंग मिरर में देखते हैं, जो छोटे शीशे होते हैं उनमें प्लेन मिरर होता है। जो हमारी ड्रेसिंग्स होती हैं उसके अंदर हमारा प्लेन मिरर होता है, जिसमें हमें अपनी वर्चुअल इमेज दिखती है। ठीक है, तो इमेज का नेचर कैसा होता है, इसमें हमेशा वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। इमेज का साइज अगर हम देखें तो जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वो ही क्या होता है, इमेज का साइज बनता है। इसमें अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, इमेज की डिस्टेंस के बराबर होती है, और इसमें क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन होने का मतलब होता है कि जब हम हमारे ड्रेसिंग के अंदर अपने लेफ्ट हाथ को देखते हैं तो हमें इमेज में वो राइट दिखाई देता है, तो ये होता है लेटरल इन्वर्जन। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है कॉनकेव मिरर क्या होता है।
कॉनकेव मिरर की जब हम बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, हमेशा ही इसमें जो इमेज फॉर्म होती है रियल होती है और इन्वर्टेड। आपको हमेशा याद रखना है कि वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट इमेज होती है और रियल के साथ हमेशा उल्टी बनती है, यानी इन्वर्टेड इमेज बनती है। आखिर में ये रियल और वर्चुअल इमेज होती क्या है, बच्चों को यही नहीं पता होता। आप इसको ऐसे याद रखो, जैसे हम सिनेमा हॉल में जाते हैं और उसमें मूवी देखते हैं तो हमें कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस होती है उसकी जो पिक्चर होती है हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है। एक्चुअली में वहाँ पर वो एक्टर प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन हमें सिर्फ उसकी इमेज स्क्रीन पर दिखाई देती है, तो वो उसकी क्या होती है, रियल इमेज होती है। लेकिन वर्चुअल इमेज की अगर हम बात करें, मान लो ये हमारा ड्रेसिंग है और इसके सामने हम खड़े होकर अपना चेहरा देख रहे हैं, तो हमें ऐसा आभास होता है, ऐसा लगता है कि जैसे मिरर के पीछे हमारे ही जैसा कोई खड़ा होता है, तो वो वर्चुअल इमेज होती है। मतलब वर्चुअल का मतलब आभासी, कि हमें आभास हो रहा है, ठीक है। तो ये स्क्रीन पर नहीं मिलती, ठीक है। तो ये होती है हमारी वर्चुअल इमेज, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ये कॉनकेव मिरर के अंदर होता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन कि कब ऑब्जेक्ट जहाँ होगा तो इमेज वहाँ पर क्या क्या फॉर्म होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा गया है, अब फोकस और पोल क्या होता है, आपको पता है कॉनकेव मिरर क्या होते हैं कि जैसे आप घरों में अपने स्पून लेते हो, स्पून में क्या होता है, एक पार्ट होता है जिस पर आप सब्जी या फिर कुछ भी ले रहे हो उसमें जब वो रखा जाता है, और एक होता है इसका नीचे का निकला हुआ पार्ट। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करता है, और जो नीचे निकला हुआ पार्ट होता है इसका वो कॉन्वेक्स की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या होता है, ये होता है इसका पोल और ये होता है इसका फोकस और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको याद रखना है, अगर फोकस और पोल के बीच में है, यानी अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के अगर हम कॉनकेव मिरर के बिल्कुल पास में खड़े हैं तो हमें इमेज कैसे दिखती है, एक तो भाई मिरर के पीछे दिखाई देगी, वर्चुअल और इरेक्ट देगी, ठीक है। और हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज हमें दिखेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे हम मिरर से दूर जाते जाते हैं, मतलब जैसे हम फोकस पर ऑब्जेक्ट हैं तो इमेज भी कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्ट बनेगी, और कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज की बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है तो रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। अगर ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो इमेज होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट की साइज जितनी ही बनती है और रियल बनती है और इन्वर्ट बनती है। उसके बाद फिर हम बात करें नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर चला गया है तो रियल बनती है, इन्वर्ट बनती है और स्मॉलर बनती है ऑब्जेक्ट से। जैसे मानो हम स्पून के अंदर इमेज देखते हैं, ठीक है, तो स्पून में कॉनकेव साइड हम इमेज देखते हैं तो हम देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, अपना फेस उल्टा दिखाई देता है, ठीक है, और कैसे दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो वाला केस होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, ठीक है। तो इसमें हमेशा रियल कैसी बनती है, इमेज रियल बनती है और इन्वर्ट बनती है। और अब ऑब्जेक्ट जब हमारा बहुत ज़्यादा दूर होता है, इनफाइनाइट पॉइंट पर होता है, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनती है वो बहुत ही छोटी बनती है और रियल बनती है, इन्वर्ट बनती है। तो ये है, मतलब इसमें से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर का, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है, कोई इसकी इमेज फॉर्मेशन वगैरह आपको याद नहीं रखनी। अब है इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, इससे क्वेश्चन हमेशा बना है मिरर फॉर्मूला से। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f, ये हमारे पास में मिरर फॉर्मूला होता है। इसमें v होता है हमारी इमेज डिस्टेंस। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, कुछ फैक्ट्स हैं। कॉन्वेक्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्वेक्स के लिए हमेशा जो v होती है वो पॉजिटिव आएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स में जो इमेज बनती है हमेशा मिरर के पीछे बनती है, राइट साइड बनती है, यानी पॉजिटिव ली जाएगी। कॉनकेव की अगर हम बात करें तो अभी मैंने बताया कि कॉनकेव में 2 टाइप की बनती है, एक वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। वो कब बनती है, जब हम मिरर के बिल्कुल पास होते हैं, और जब हम जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे रियल और इन्वर्ट बनती जाती है। तो जब मिरर के पीछे इमेज बनेगी तो v की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी, और जब मिरर के सामने बनेगी तो v की वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। ये अभी हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल के थ्रू। और जो u होता है ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमेशा एंड हमेशा क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी, चाहे कोई सा भी मिरर हो, ठीक है। फिर बात करते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव आपको लेनी है, और कॉनकेव लेंस के लिए आपको हमेशा नेगेटिव लेनी है, ठीक है। ये आपको कुछ फैक्ट्स है जो इन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो आपका न्यूमेरिकल 100% रॉन्ग होगा, ठीक है। अब आते हैं मैग्नीफिकेशन क्या होता है। मैग्नीफिकेशन
क्वेश्चन क्या होता है कि जिससे हम जो हमारी इमेज है उसके साइज़ का पता कर रहे हैं कि भाई वो साइज़ बड़ी बनी है या छोटी बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बनी है या प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनी है। तो इसमें होता है m इक्वल टू होता है माइनस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, सॉरी इमेज की डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यानी माइनस v बाई यू। और अगर हाइट दी है तो हम क्या लेंगे, m इक्वल टू इमेज हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, अब आता है इसका न्यूमेरिकल। आगे आप देख भी पा रहे हो, इसमें मेरे पास में ये DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें भी हम इसके 2 क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसी का ही सोल्व कर लेते हैं। चलो, ये कहता है DSSB का 2018 की शिफ्ट का पेपर है, ये आप देख भी पा रहे हो। ये क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो 1 सेंटीमीटर दूर है और परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस से, और कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर है जिसकी फोकल लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि मिरर से उसकी डिस्टेंस क्या होगी, अगर इमेज है उसका साइज 0.6 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी अगर H2 की वैल्यू इसमें 0.6 है, फोकल लेंथ है वो कितनी दे रखी है इसकी 7.5। तो अब यहाँ पर मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है, यानी F की वैल्यू इसमें हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो क्या दिया है इसमें, ऑब्जेक्ट जो है उसका साइज दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और इमेज का जो साइज है वो कितना दिया है 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्वेक्स मिरर की जब बात करते हैं तो उसके लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, तो एफ की वैल्यू इसमें पॉजिटिव 7.5 सेंटीमीटर रहेगी। अब यहाँ पर देखो हमें इमेज पता है, साइज की हाइट पता, मतलब इसकी इमेज की हाइट पता है यानी उसका साइज पता है, और साथ में हमें ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो पता है। अब हमें पता है एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में m का, ये होता है इमेज साइज अपॉन में ऑब्जेक्ट साइज, है ना, ये वाला अभी मैंने बताया था H2 अपॉन H1 से। तो यहाँ से m इक्वल टू क्या होता है I अपॉन यू, और एक मैंने बताया था m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, तो दोनों को हम इक्वल रखेंगे। यहाँ से जो जो वैल्यू हमें दी हुई है उसको हम पुट कर देंगे। I की वैल्यू हमें दी हुई है, यानी इमेज का साइज कितना दिया है 0.6, ऑब्जेक्ट का साइज कितना दिया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर v जो है इसको हमें नहीं पता, u हमें नहीं पता, तो हम यहाँ से इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में बना लेंगे, यानी v इक्वल टू हमारा क्या होगा माइनस 0.6u। ठीक है, अब यहाँ से हमें लगाना है मिरर फॉर्मूला, क्योंकि मिरर की बात हुई है तो यहाँ पे हमें f पता है, हमें यहाँ पर v भी पता चल गया, तो 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में 1/f की वैल्यू आती है 2/3u। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 3u/2। अब f की वैल्यू कितनी दी हुई है 7.5, तो f की वैल्यू को हम 7.5 रखेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो u कितना बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 2f/3। f की वैल्यू कितनी है 7.5 और 3, यानी u की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब मैंने बताया कि u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा कैसे ली जाएगी नेगेटिव में, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है हमारा, ये भी किसका दिया हुआ है, ये कॉनकेव मिरर का दिया हुआ है, इसको भी हम देखते हैं। तो ये कह रहा है कि एक मैन है जो यूज़ कर रहा है कॉनकेव मिरर को सेविंग के लिए। ये कह रहा है कि इसमें क्या है, अपने फेस को 25 सेंटीमीटर उसने डिस्टेंस पर रखा है। ठीक है, और इसकी जो इमेज बन रही है वो 1.4 टाइम्स बड़ी बन रही है। तो ये कह रहा है फोकल लेंथ निकालो। तो भाई क्या क्या दिया हुआ है, अब आप देख भी पा रहे हो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है DSSB के TGT नेचुरल साइंस में 2018 के अंदर ये पूछा गया था। क्या क्या दिया हुआ है इसमें, बस जल्दी जल्दी हम इसको कर लेते हैं। मैन की डिस्टेंस जो मिरर से दी हुई है, u की वैल्यू -25 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव है और u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेनी है। यहाँ से जब हम v निकालेंगे तो ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी दे रखी है 1.5। अब कॉनकेव मिरर है तो मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर में v की वैल्यू नेगेटिव लेनी है। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो इमेज होती है वो लेफ्ट साइड बनती है और लेफ्ट साइड हमेशा क्या होता है नेगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ से -1.4 इंटू यू की वैल्यू 25 है, तो यहाँ पे कितना आ गया 35 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे v भी पता चल गया, u पता चल गया। अब हम यहाँ से f निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूले से 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f की वैल्यू हमारे पास में आ गई -87.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी आ गई 87.5 सेंटीमीटर। अब इससे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आई
आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।